हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव 100 में स्वागत है। इससे पहले हम मैथ का वीडियो बनाए थे, आप लोगों ने देखा, उसको लाइक किया, अच्छी बात है। अब हम नया एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस सीरीज, जिसमें हम आप लोग को सिर्फ MCQ क्वेश्चंस को प्रत्येक दिन बताते जाएंगे और ये सीरीज एक वीडियो में 10 क्वेश्चन का रहेगा और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपको एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए MCQ का सीरीज, जो आपको अभी से लेके जब तक आपका एग्जाम है तब तक ये वीडियोस आते रहेंगे आपको 10-10 के नंबर में। ठीक है, यानी कि एक वीडियो में आप लोग को 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये साइंस का है, इसके बाद SST का भी आप लोगों तक MCQ पहुंचाया जाएगा और विथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि MCQ को ऐसे ही टिक नहीं करना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम बताएंगे भी कि कौन से चैप्टर का है और वो कैसे बनाया जाता है। तो इसको एक्सप्लेन कर करके जब समझाएंगे तो आप लोग गलती कम करोगे। तो चलिए लेट ना करते हुए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि अ पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज इज गिवन बिलो। अच्छा, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि होमोलोगस सीरीज किसको बोलते हैं? तो जिसमें CH2 का क्या हो, डिफरेंस हो, यानी कि जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। और ये कौन से चैप्टर का है? कार्बन एंड कंपाउंड का। तो जब हम होमोलोगस सीरीज अगर बनाते हैं इसके हिसाब से तो CH2 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब अगर हम इसके बाद अगर इसके सीरीज में कोई कार्बन के कंपाउंड को ऐड करें तो C एक बढ़ा दिया जाता है। होमोलोगस सीरीज में ही बताया गया है कि C एक इंक्रीज होगा और उसके बाद हाइड्रोजन 2 के रूप में इंक्रीज होगा, यानी कि इसके बाद क्या आएगा? C6H10। तो एक तो कि ये आ सकता है, इसके बाद इसके पहले क्या आ सकता है? तो अगर इससे पहले लिखना है तो एक कार्बन आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, यानी कि C2 और 2 हाइड्रोजन माइनस करना पड़ेगा H2। यानी कि अगर पहले MCQ को अगर एक्सप्लेन करके देखें तो हमें यह पता चलता है कि या तो शुरू में हम C2H2 लगा सकते हैं या तो हम लास्ट में C6H10 लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और ये 4 ऑप्शन में आपको खोजना है, या तो ऐसा रहे तब आंसर हो सकता है या तो फिर C6H10 रहे तब आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ C2H2 है, यहाँ C2H4 है, यहाँ CH86 है, यहाँ C6H14 है। तो आप ही लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ देखें C2H2 तो ए नंबर में तो नजर आ रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो क्या ये C2H4 है? इसमें नहीं है। क्या इसमें CH86 है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसमें C6H14 है? बिल्कुल नहीं है। तो इसके हिसाब से हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? ए नंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ आपके लिए? ए नंबर। ठीक है, इस तरीके से थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन हम आपको करते जाएंगे। और अगर आपको कोई भी चैप्टर के लिए चाहिए कि भाई उसको एक्सप्लेन करिए, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करिए, तो आप हमारे चैनल पे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे सीधा बात आ गया, क्या डॉट स्ट्रक्चर बनाना है? किसका? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन किसका बनाना है? वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर फॉर्मूला देखा जाए वाटर का तो क्या होता है? H2O। हम क्या लिखते हैं? H2O। अगर इसके हिसाब से अगर हम डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बनेगा? ऑक्सीजन बीच में रहेगा। ऑक्सीजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो कितना होता है? ऑक्सीजन तो O का कितना होता है? 2 और 6। अच्छा, हाइड्रोजन का कितना है? तो हाइड्रोजन का 1 होता है। तो अब इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या सीखा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे है, यानी कि ये कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि नॉन मेटल है और नॉन मेटल का नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये कितना कर सकता है? 2 ही इलेक्ट्रॉन कर सकता है। तो इसका अगर हम लोग बनाए डॉट स्ट्रक्चर तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दिए, एक हाइड्रोजन इधर। अब यहां देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन
लास्ट ऑर्बिट पे किसका है? ऑक्सीजन का। तो हम 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और एक हम यहाँ पे कर देते हैं, एक यहाँ पे कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन कितना लगा हुआ है? 2। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना है? 1। तो इसका मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां शो करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां शो करेगा। तब जाके ये क्या बनेगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर को अगर बनाओगे तो यहाँ पे आपका ड्यूप्लेट्स भी हाइड्रोजन का पूरा हो गया और ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। तो कहने का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर देखा जाए तो इस तरीके से डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब ये 4 ऑप्शन में आप खुद ही इसमें से सोच के बताओ कि कौन सा आंसर सही होगा। तो हमारे हिसाब से तो इसका सी नंबर आंसर सही होगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ नीचे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बढ़ते हैं, अब 2 क्वेश्चन आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा और एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कहता है कि इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। अब देखो ये पूछा कि इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6, तो ऑप्शन क्या दिया? इसके पास 6 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे या 7 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, 8 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे या 9 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कहने का मतलब ये 4 ऑप्शन दिया। कहने का मतलब कि इथेन जो कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाता है वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो सबसे पहला चीज क्या काम करना है कि C2H6 का हम क्या बना लेंगे? बॉन्डिंग करके दिखा देंगे। 1 C 2 C, 2 कार्बन है तो 2 C रखेंगे। अच्छा, इसका बॉन्डिंग किया जाए तो 1 2 3 कौन से ग्रुप का है? ये सीधा बोला है कि इथेन। आप लोग को पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो 3 ग्रुप बनाता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो यहाँ इथेन लिखा हुआ है, इसका मतलब अल्केन ग्रुप का है, सिंगल बॉन्ड में बनेगा। अल्कीन रहेगा तो डबल बॉन्ड, अल्काइन रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड जब हम बनाते हैं तो 6 इधर हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन, और बीच में इसको जोड़ दिया। अब आप काउंट करके बताओ कि इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6 और बीच में भी 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 7। आप लोग यही गलती करते होगे एमसीक्यू बनाने में कि ये 1 2 3 4 5 6 को काउंट करते होगे और बीच वाला क्या हो जाता होगा? मिस कर जाता होगा। तो हमेशा याद रखो कि ये बीच में भी तो 2 कार्बन आपस में बॉन्डिंग किए हुए हैं, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हुआ? 7। तो इसमें आराम से हम टिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो इस तरीके से बॉन्डिंग करके आप दिखा सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द चेंज इन द फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ की बात आ गई, इसका मतलब है कि मिरर लेंस आइज से रिलेटेड होगा। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद चैप्टर्स दिमाग में आने चाहिए। तो ये आपको पता ही चल रहा है फोकल लेंथ, तो या तो हमने मिरर में पढ़ा है, ठीक है, या तो लेंस में पढ़ा है, या तो आइज में पढ़ा है। अच्छा, तो यहाँ बात किसका हो गया? आई लेंस का। तो आई लेंस में अगर देखा जाए तो मान के चलो ये हम आई बना देते हैं, ठीक है। तो ये आई का लेंस हो गया, ये वाला, ये आपका लेंस है। इन ह्यूमन बींग्स इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ, यानी कि फोकल लेंथ जो चेंज होता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो यहाँ ऑप्शन है आपके पास ऑप्टिक नर्व्स, सिलरी मसल्स, रेटिना और कॉर्निया। अच्छा, अगर यहां से बात करें ऑप्टिक नर्व्स, तो ऑप्टिक नर्व्स का तो सीधा काम है इमेज को कहां तक? ब्रेन तक पहुंचाना, तो ये तो हो नहीं सकता है। अच्छा, सेलरी मसल्स का काम, तो सेलरी मसल्स आपको पता है कि इसके ऊपर और इसके यहाँ पे नीचे पाया जाता है। तो सेलरी मसल्स ही क्या करता है? अगर वो कंप्रेस करेगा तो लेंस को क्या कर देगा? थिक कर देगा। अगर वो थोड़ा लूज करेगा तो क्या कर देगा? थिन कर देगा। तो कहने का मतलब है सेलरी मसल्स अगर इसको ये कंप्रेस करेगा तो ये फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आंसर क्या होगा आपका? सेलरी मसल। यानी कि कोई भी
फोकल लेंथ को चेंज करने में मदद कौन करता है? सैलरी मसल्स करता है। रेटिना का अलग काम है, कॉर्निया का अलग काम है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन अ होमोलोगस सीरीज? कौन सा ऐसा इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि होमोलोगस सीरीज में हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं? गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। ठीक है, और रीजन यानी कि कहने का मतलब इस ऑप्शन में चुनना है। तो सबसे पहला होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसको आप लोग समझ लीजिए। होमोलोगस सीरीज क्या बताता है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बाय एडिंग। अभी अभी बताए थे क्या? बाय एडिंग करने के बाद CH2। होमोलोगस सीरीज यही बताता है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। अब इसके हिसाब से ऑप्शन खोज लेते हैं। पहला कहता है कि चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, ये पहला ही ऑप्शन आपको गलत मिल गया। ठीक है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी कभी भी होमोलोगस सीरीज में चेंज नहीं होता है। ये आपका तो आंसर सही है। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डिफरेंस इन CH2, ये बात तो सही है कि भाई होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस कितने का होता है? CH2 का। ठीक है, और आगे ग्रेडेशंस इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता है, ये भी बात सही है। और सेम फंक्शनल ग्रुप यानी कि सेम ग्रुप से भी ये बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है? सही है होमोलोगस सीरीज के हिसाब से। और इसमें आपको पूछा है क्या? इज नॉट ऑब्जर्व, यानी कि इसमें से जो गलत है होमोलोगस सीरीज का उसको आपको चुनना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ए। आप लोग इसको नोट करें। लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अभी तक उम्मीद है कि आप लोग को 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए आप लोग वेट कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ? कहता है कि आप कैसे बचोगे, अपने आप को बचाओगे फ्रॉम द हीट जनरेट व्हाइल डाइल्यूटिंग अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ये सबको पता है, आप एसिड बेस चैप्टर पढ़े हो, आपको पता है कि एसिड क्या होता है? उससे बहुत सारे हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन का आयन जो होता है ना वो ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो वही चीज बताया गया कि कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, जब आप एसिड को डाइल्यूट बनाओगे। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? कि जब आप एसिड को पानी में मिलाओगे। तो सिंपल सा तरीका है, इसको हमने क्या पढ़ा है टॉपिक में, आप लोग भी पढ़े होंगे कि टॉपिक में क्या बताया गया कि जब भी हम डाइल्यूटिंग करते हैं एसिड का, तो हम लोग क्या करते हैं? एसिड में पानी मिलाते हैं या पानी में एसिड मिलाते हैं? हमको तो यही कंफ्यूजन दूर करना है। तो हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि पानी में एसिड को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। किसमें क्या करते हैं? पानी को एसिड में मिक्स करते हैं। अब सपोज दैट ये आप पानी ले लो, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे? एसिड अगर है तो एसिड यहां से ड्रॉप के अनुसार, ये ड्रॉप के अनुसार धीरे धीरे इसमें क्या करेंगे? एसिड को इसमें रिलीज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ हम लोग क्या करेंगे? एक स्टीयरिंग करेंगे, इसको क्या करेंगे? पानी को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूटिंग एसिड, मतलब एसिड को डाइल्यूट करना। तो अगर ये काम किया जाता है तो ऑप्शन में हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम खुद समझ सकते हैं कि पानी में एसिड में मिलाया जाता है कि एसिड में पानी मिलाया जाता है। तो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। कहता है बाय एडिंग एसिड टू वाटर विद अ कांस्टेंट स्टीयरिंग। दूसरा ऑप्शन है बाय एडिंग वाटर टू एसिड विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। तीसरा है बाय एडिंग वाटर टू एसिड फॉलोड बाय बेस। अच्छा, बेस का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। जब हम डाइल्यूटिंग करते हैं तो बेस का काम ही नहीं है, इसका मतलब ये तो वैसे ही गलत है। अच्छा, तीसरा बाय एडिंग बेस, फिर यहाँ पे बेस आ गया। तो अगर आप थोड़े बहुत टॉपिक को जानते रहोगे तो आप 4 ऑप्शन में से 1-2 ऑप्शन तो आप खुद ही काट सकते हो। तो अब हमारे पास बच गया सिर्फ ए या बी, यानी कि कहने का मतलब आप या तो ए ऑप्शन को लगा सकते हो ठीक, या तो बी ऑप्शन को। तो हमने अभी क्या बताया कि जब भी डाइल्यूट करते हैं तो हम लोग पानी में एसिड को डालते हैं। तो तुम बताओ, एसिड टू वाटर, तो यही काम न किया जा रहा है। एसिड को हम किस में डाल रहे हैं? वाटर में। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा?
ए नंबर। तो हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? ए नंबर को। ठीक है, तो आप जब एमसीक्यू बनाइए तो कुछ इस तरीके से सोच समझ के बनाइए, ऐसे ही नहीं गए एबीसीडी कुछ भी मान के चले आए तो ये आपको लॉस करेगा, एग्जाम में आपके मार्क्स कम आ सकते हैं। ठीक है, तो मार्क्स को इंप्रूव करना है तो हमारे सीरीज के साथ जुड़े हुए रहिए, एमसीक्यू सीरीज लगातार आपके साथ आते रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर कहता है सेंसरी नर्व्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क आप लोगों ने कौन से चैप्टर में पढ़ा होगा? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में यह बताया जाता है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क आपने देखा होगा कि आपके किताब में भी एक पिक्चर दिया होगा जिसमें एक हाथ का फोटो होगा और उस हाथ में कुछ चीज को बताया गया होगा कि रिसेप्टर कौन है और एक्सेप्टर कौन है। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्या कहा गया? सेंसरी नर्व्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू द। अब ये कहां पे पहुंचाता है? अब यहां की अगर बात करो तो रिफ्लेक्सिव आर्क होता है आपके हैंड में। अब यहां पे अगर आपका कोई भी फीलिंग होता है तो सबसे पहले कहां पे पहुंचता है? ये स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, ब्रेन में डायरेक्ट नहीं जाता है। तो आप खुद ही सोच के देखो ऑप्शन में आपको कहां है स्पाइनल कॉर्ड लिखा हुआ है, तो स्पाइनल कॉर्ड आपको ए नंबर में नजर है, ए नंबर को टिक कर दीजिए। ब्रेन में डायरेक्ट कभी भी रिफ्लेक्स आर्क कोई भी इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता है। ठीक है, वो कहां करता है? स्पाइनल कॉर्ड में करता है। बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आप अगर टॉपिक को ध्यान रखोगे तो आप सारे एमसीक्यू को सही बना सकते हो। और एमसीक्यू एक ऐसा चीज है आपके एग्जाम में 20 एमसीक्यू आते हैं, अगर 20 एमसीक्यू आप बना लेते हो तो आपका मार्क्स और परसेंट दोनों बहुत ही इंप्रूव कर जाता है। और क्योंकि इसमें या तो आपको 1 नंबर मिलता है और नहीं तो 0 नंबर मिलता है। तो कहने का मतलब अगर इसको आप सही बनाते हो तो इसमें नंबर आपका कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि अच्छे से समझ के और सारे एमसीक्यू को एग्जाम में सही से बनाना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग देखिए यहां मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। अब यहां बात किया जाए आयोनिक कंपाउंड की तो आपको पता है 2 तरह के कंपाउंड बनते हैं, एक होता है आयोनिक कंपाउंड, दूसरा होता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो हमने ये दोनों चीजों को पढ़ा है। मेटल चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? आयोनिक बॉन्ड। एग्जांपल के तौर पे जैसे NaCl, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एक मेटल है और एक क्या है? नॉन मेटल है। तो ये मेटल प्लस नॉन मेटल जब मिलेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इसको आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। लेकिन हमको क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड कौन नहीं है? अब यहाँ पे 4 आपको दिए हैं ऑप्शन। कहता है कि क्या KCl है आयोनिक? तो खुद सोचो, K क्या है? मेटल है और Cl क्या है? नॉन मेटल। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं HCl। तो H क्या है? आपका नॉन मेटल है। ठीक है, और Cl भी क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, इस तरीके से आप इंडिकेट कर लो, आपको ऑप्शन खोजने में इजी होगा। यहां भी देखते हैं कार्बन क्या है? नॉन मेटल है और साथ में क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, NaCl में आते हैं तो Na मेटल है और Cl क्या है? नॉन मेटल। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो आयोनिक कंपाउंड कब बनता है? जब मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, तो आयोनिक बनेगा। और अगर कोवैलेंट कंपाउंड की बात करो तो उसमें क्या होता है? नॉन मेटल रिएक्ट टू नॉन मेटल टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। तो अब यहां पे देखो इसमें भी मेटल है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों नॉन मेटल है, यहां भी दोनों नॉन मेटल है, इसमें भी एक मेटल है, दोनों नहीं होगा। तो कहने का मतलब हमारा आंसर कौन सा सही हुआ? 2 और 3। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए 1 और 2, 1 तो है नहीं तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। दूसरा देखते हैं तो 2 और 3, देखो 2 भी है और 3 भी है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर। बाकी सब देख लो, सी में 3 और 4, तो 3 में देख रहे हैं ये तो है कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड है, तो ये भी नहीं होगा। यहां भी देख रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही हुआ? बी। आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको नोटबुक में, और 10 का सीरीज पर डे का है तो 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए और है। और इसके बाद फिर अगर आप लोग को और भी
ये एमसीक्यू अगर अच्छा लगता होगा तो और भी अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि इन ह्यूमन मेल्स, अच्छा ह्यूमन मेल्स यानी कि पुरुष, ठीक है, द टेस्टिस, आप सब लोग को पता होगा टेस्टिस क्या होता है, रिप्रोडक्शन चैप्टर का ये है। तो टेस्टिस आपको पता है कि ये स्क्रोटम है और इस स्क्रोटम के पास क्या रहता है, टेस्टिस रहता है, ठीक है। तो लाइज इन द स्क्रोटम, आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, स्क्रोटम, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। तो कहने का मतलब कि अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाइज इन द स्क्रोटम, यानी कि टेस्टिस कहां पे रहता है, स्क्रोटम के अंदर, बिकॉज इट हेल्प इन द, अच्छा इसका काम क्या है, आप लोग रिप्रोडक्शन में पढ़े होंगे, टेस्टिस का एक ही काम होता है, स्पर्म को फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो स्पर्म फॉर्मेशन में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहीं पे स्पर्म फॉर्म होता है, उसके बाद ये आपका स्पर्म फॉर्मेशन यहाँ हुआ, इसके बाद एक ट्यूब रहता है, उस ट्यूब के साथ ये क्या होता है, आपका पेनिस के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो इसका मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन करना इसका मेन काम है। तो ओवरऑल इसका अगर एमसीक्यू में ऑप्शन देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ मैटिंग, मैटिंग मतलब होता है मिलना, तो इसमें तो कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद है इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, जब ये बनेगा तब ना होगा। तो स्पर्म में आपको पता है कि मेल गैमेट्स पाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, तो ये दोनों ऑल ऑफ द एबव तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या होगा आंसर, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी कि ओवरऑल टेस्टिस का काम ही क्या है, स्पर्म को फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज सीन इन द फ्लावरिंग प्लांट, कहता है कि फ्लावरिंग प्लांट में जो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए इसमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। अच्छा कौन सा स्टेज है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, यानी कि फ्लावर के अंदर जब रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है तो क्या क्या चीजें बनते रहती हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हमने पहला स्टेज क्या पढ़ा है रिप्रोडक्शन में फ्लावर का, कि मेल गेमेट्स प्लस फीमेल गेमेट्स, मेल गेमेट्स प्लस फीमेल गेमेट्स। अब मेल गेमेट्स क्या हुआ आपका, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, पोलन ग्रेन्स आपका मेल गेमेट्स हुआ। और फीमेल गेमेट्स फ्लावर में होता है जो ओवरीज के अंदर होता है, उसको बोलते हैं ओवम, ठीक है। अच्छा ये दोनों जब आपस में मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, जाइगोट का, है ना, जाइगोट। और जाइगोट फॉर्मेशन को ही बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि मेल गैमेट्स मीट टू फीमेल गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहला चीज इसने क्या बनाया, जाइगोट बनाया। अब इसके बाद वाला अगर प्रोसेस देखें तो जाइगोट जब धीरे धीरे सेल डिवीजन करता है तो क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो, यानी कि दूसरा क्या बनेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या बनेगा, जब जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या बनेगा, जाइगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सीडलिंग के रूप में बन जाएगा, सीडलिंग। तो अब अगर इस सीक्वेंस को मिलाया जाए तो पहले तो हम देख रहे हैं कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट्स का। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो ये पहला नंबर में होगा, दूसरा में है, तीसरा में है, चौथा में है। अब इस सीक्वेंस को मिला लो तो पहला क्या लिखा है, गैमेट्स, चलो ये वाला सही है। अच्छा जाइगोट तो बाद में बनेगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अच्छा यहाँ सीडलिंग तो सबसे लास्ट में बनता है, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब यहाँ भी गैमेट्स है, यहाँ भी गैमेट्स है, तो यही दोनों ऑप्शन में से कोई सही हो सकता है। तो गैमेट्स तो यहाँ भी है, यहाँ है। दूसरा स्टेज क्या है, जाइगोट, तो इसमें भी जाइगोट है लेकिन इसमें एम्ब्रियो है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा सही हुआ, ए नंबर। क्यों, क्योंकि गैमेट्स बना, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना और लास्ट में सीडलिंग बना। तो ये सीक्वेंस आपका क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो कहने का मतलब कि आप लोग जब एमसीक्यू आप बनाओगे एग्जाम में तो कुछ इस तरीके से थोड़े बहुत आप सोचोगे जरूर। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू पढ़े और कोई भी ऑप्शन को टिक करके चले आए। अगर ऐसा आप करोगे तो गलती होने का चांस ज्यादा रहता है। उम्मीद है कि आप लोग को ये 10 एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे और आप और चाहते होंगे कि हमारे तरफ से एमसीक्यू आए, ठीक है। तो इसके लिए शेयर करिए और लाइक करिए। फिर मिलते हैं हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।